दोस्तों, कभी कभी इंसान अपनी चाहतों को लेकर इस कदर से मजबूर हो जाता है कि अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक कदम उठा सकता है, जिसकी वजह से उसे कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। दोस्तों, जब भी किसी इंसान के मन में ये ख्याल आता है कि वो कोई भी अपराध करे, तो अपराध करने से पहले वो एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत वो पूरी कोशिश भी करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और किसी को उसके षड्यंत्र की कानो कान खबर भी ना हो। लेकिन ये सारी सोच, सारी धारणा सिर्फ और सिर्फ इंसानी सोच और इंसानी फितरत होती है। लेकिन ये सारी बातें ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती हैं। अपराध करने वाला व्यक्ति भले ही कुछ दिनों तक पुलिस और कानून के साथ आंख मिचौली का खेल खेले, लेकिन आखिरकार एक दिन पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक जरूर पहुंचते हैं और उसका घिनौना चेहरा समाज के सामने बेनकाब हो जाता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाता है, बल्कि कुछ और लोग भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के खिलाफ एक ऐसी साजिश रचती है। इसके बाद जो होता है, यकीनन दोस्तों आप लोग भी जब जानेंगे तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है कानपुर, और इसी कानपुर में एक थाना पड़ता है सिकंदराबाद। इसी सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है रसधानपुर, और इसी रसधानपुर गांव का रहने वाला है दीपक गुप्ता, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। दीपक गुप्ता की पत्नी का नाम है कामिनी उर्फ मालती, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। दीपक गुप्ता जो मेहनत मजदूरी के साथ साथ चाट पकौड़े का ठेला लगाता है और जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाता है, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। ये बात है 18 जनवरी 2024 के दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास। दीपक अपना ठेला लेकर घर से निकलता है और इसका जो रोज़मर्रा का काम रहता है, अपना काम करता है। इधर घर वाले अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। घर वालों को तो यही पता होता है कि दीपक रोज़ की तरह अपने काम पर जैसे गया है वैसे आज भी गया है और रात को लौट आएगा। दीपक की पत्नी कामिनी भी अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही है, लेकिन रात के लगभग 10 बजे तक भी दीपक घर लौट कर नहीं आता है। दीपक जब देर रात तक घर लौट कर नहीं आता है तो उसकी पत्नी कामिनी काफ़ी परेशान हो जाती है और परेशान होकर इस बात की जानकारी अपने घर वालों को देती है। ये सुनकर दीपक के माता पिता भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। घर वाले अपने बेटे की तलाश करना शुरू करते हैं। दीपक के नंबर पर फ़ोन करते हैं, लेकिन दीपक का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। घर वाले जहां दीपक ठेला लगाता है वहां भी जाते हैं। आसपास के दुकान वालों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है दीपक तो अपना ठेला लेकर अपने घर चला गया है। उसके बाद घर वाले दीपक की हर जगह तलाश करते हैं। जहां भी दीपक का आना जाना था, दीपक के जानने वाले जितने भी लोग हैं, सबके नंबरों पर फ़ोन करके दीपक के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन हर कोई यही जवाब देता है कि उनको दीपक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन दीपक का कहीं पता नहीं चलता है। अगले दिन 19 फरवरी 2024 की सुबह के समय गांव के लोग उस रोड से कहीं जा रहे थे जिस रास्ते से दीपक का भी आना जाना था। तभी गांव के लोगों को खेत के अंदर एक लाश दिखाई देती है। गांव के लोग दौड़कर उस लाश के पास जब जाते हैं, जैसे ही गांव के लोग उस लाश को देखते हैं तो सब के सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये लाश किसी और की नहीं, बल्कि इसी गांव के रहने वाले दीपक गुप्ता की थी। दीपक गुप्ता जो कि कल शाम से लापता है। लाश की जानकारी होने पर गांव के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इस बात की जानकारी दीपक के घर वालों को दी जाती है। दीपक के घर वाले घटनास्थल पर पहुंचते हैं। दीपक की लाश को देखकर जोर जोर से रोना धोना शुरू कर देते हैं। दीपक की पत्नी रोते बिलखते हुए कहती है कि मेरा पति घर से तो अच्छा भला निकला था, लेकिन किसी दुश्मन ने दीपक की हत्या करके अपनी दुश्मनी निकाल लिया है। गांव के लोगों ने इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में देते हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, दीपक की लाश का मुआयना करती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है।
पुलिस देखती है कि एक व्यक्ति की हत्या की गई है और हत्या की वजह जो भी हो अभी सामने तो नहीं आई है, लेकिन हत्या जिस तरीके से की गई है वो वाकई काफ़ी हैरान कर देने वाली है। दरअसल दीपक गुप्ता की हत्या किसी भारी चीज़ से इसके सर पर वार किया गया है। उसके बाद बुरी तरीके से इसको पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस सबसे पहले लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद इस केस की छानबीन करना शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल का काफ़ी बारीकी से मुआयना करती है, लेकिन इसके बावजूद हत्यारों का कोई सुराग पुलिस को नहीं लगता है। पुलिस वहां मौजूद गांव के लोगों से पूछताछ करती है कि किसी को इस हत्या के बारे में कोई जानकारी है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि साहब हमको इस हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए पुलिस दीपक गुप्ता की पत्नी कामिनी उर्फ मालती से पूछताछ करती है। पुलिस पूछती है कि क्या तुम्हारे पति का हाल के दिनों में किसी से कोई दुश्मनी या फिर इसका किसी से रुपए पैसों का कोई लेन देन या किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है। लेकिन कामिनी पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरे पति का ना तो किसी से कोई लेना देना था और ना ही किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, और साथ ही साथ हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। वो तो अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति है। पुलिस दीपक के माता पिता से भी पूछताछ करती है, लेकिन घर वाले भी दीपक की किसी के साथ कोई दुश्मनी की बात से साफ इनकार कर देते हैं। पुलिस काफ़ी हैरान होती है कि घर वालों से हत्यारों के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है। गांव में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा है कि जिससे कोई सबूत पुलिस को मिलता। पुलिस अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। उसके बाद इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश करती है, लेकिन हत्यारों के बारे में कोई सुराग पुलिस को नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस को लगता है कि शायद दीपक की हत्या में कहीं ना कहीं उसके घर का ही कोई व्यक्ति शामिल है। इसलिए पुलिस एक बार फिर से दीपक की पत्नी कामिनी से पूछताछ करती है। पुलिस कामिनी से पूछताछ करती है तो कामिनी पुलिस वालों को सीधे जवाब नहीं देती है। पहली बार कुछ और तो दूसरी बार कुछ और बताती है। कामिनी के हाव भाव को देखकर पुलिस को कामिनी के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन पुलिस शक के आधार पर कामिनी को अपनी हिरासत में नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि अगर दीपक की हत्या में कामिनी शामिल है तो कामिनी अकेले दीपक की पीट पीट कर हत्या नहीं कर सकती है। जरूर इसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। इसलिए पुलिस उन लोगों का पता लगाने के लिए कामिनी के नंबर की कॉल डिटेल निकालती है और साथ ही साथ कामिनी के नंबर को सर्विलांस पर लगाती है। पुलिस जब कामिनी के कॉल डिटेल को चेक करती है तो उसमें से एक ऐसा नंबर मिलता है जिस पर कामिनी पिछले काफ़ी दिनों से लगातार बातचीत करती आ रही है, और घटना वाले दिन भी यानी 19 जनवरी को भी इसी नंबर पर कई बार बातचीत किया गया है। पुलिस जब उस नंबर को चेक करती है तो वो नंबर किसी रवि कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि औरैया ज़िले का रहने वाला है। जैसे ही पुलिस को इस तरह की कॉल डिटेल मिलती है तो पुलिस को भी लगता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। पुलिस इसी जानकारी के आधार पर कामिनी को अपने हिरासत में लेकर थाने आती है और कामिनी से दीपक की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है तो कामिनी तुरंत ही अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन कामिनी जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद दीपक के घर वाले काफ़ी हैरान रह जाते हैं। दरअसल कामिनी पुलिस वालों को बताती है कि वो औरैया ज़िले की रहने वाली है और इसी के गांव का रहने वाला एक लड़का रवि कुमार। शादी से पहले कामिनी और रवि कुमार एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। दोनों के बीच प्यार का परवान जब चढ़ता है तो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन कामिनी के घर वाले इस शादी से साफ इनकार कर देते हैं और कामिनी की शादी कानपुर देहात के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के रसधानपुर गांव के रहने वाले दीपक गुप्ता से कर देते हैं। साल 2018 में दीपक और कामिनी की शादी होती है। शादी के बाद कामिनी अपने घर वालों के दबाव में अपने पति रवि को छोड़कर एक नए घर में आत हो जाती है, किसी की पत्नी बन जाती है। इस महिला को चाहिए था कि शादी के बाद पहले की जिंदगी की सारी बातों को भूलकर अपने पति को अपना सब कुछ समझती, लेकिन कामिनी रवि को भूल नहीं पाती है। धीरे धीरे समय आगे गुजरता है और कामिनी एक बेटे को जन्म देती है। इस समय उसके बेटे की उम्र है लगभग 3 साल के आसपास। शादी के बाद भी कामिनी रवि से अक्सर बातचीत करती रहती थी। इधर दीपक अपने बेटे की परवरिश करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है और उधर कामिनी अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी।
दोस्तों कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते हैं। दीपक को जब अपनी पत्नी की हरकतों के बारे में पता चलता है तो दीपक अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने का प्रयास करता है। दीपक कहता है कि शादी के बाद तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन कामिनी के ऊपर अपने प्रेमी रवि कुमार के प्यार का भूत सवार था। कामिनी अक्सर रवि के साथ फ़ोन पर बातचीत करती रहती है। एक बार दीपक अपनी पत्नी कामिनी को उसके प्रेमी के साथ बातचीत करते हुए पकड़ लेता है और कामिनी की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई करता है। पिटाई होने के बाद कामिनी ये सारी बातें अपने प्रेमी रवि कुमार को बताती है। रवि कामिनी की बात सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसी दिन दीपक को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेता है। उसके बाद रवि और कामिनी ने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि दीपक के जिंदा रहते हुए हम एक नहीं हो सकते हैं। इसके बाद कामिनी और रवि दीपक की हत्या करने के लिए एक तारीख तय करते हैं, 18 जनवरी 2024। 18 जनवरी 2024 को जब दीपक अपने काम से घर लौट रहा था तो उसी समय कामिनी अपने प्रेमी रवि के साथ पहुंचती है और पीछे से एक भारी हथौड़े से दीपक के सर पर कई बार काफ़ी जोर से वार करने लगते हैं, जिसकी वजह से दीपक काफ़ी गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर जाता है। उसके बाद कामिनी और रवि दोनों मिलकर पीट पीट कर दीपक को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद दीपक की लाश को खेत में फेंक कर कामिनी अपने घर चली जाती है। रवि भी वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, इस महिला कामिनी ने अपने 3 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा कि उस बच्चे का क्या होगा। अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। एक बच्चे से उसका पिता, एक माता पिता से उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। दोस्तों, फिलहाल बात करें इस केस की तो पुलिस ने कामिनी और रवि को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।